अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझको इस मौती बीमारी से बचाए और हमारे अहले अयाल को भी महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। क्लास जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था साउंड फाइनेंस के बारे में, फंक्शनल फाइनेंस के बारे में, और हमने टैक्स रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पब्लिक रेवेन्यू के बारे में है। जैसे कि क्लास हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोफेसर डल्टन ने हमें बताया था कि जो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है वो डिवाइड करता है चार चीज़ों के दरमियान में। एक पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक डेट और चौथा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज भी हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटली रिलेट कर रहा है, टोटली जो है वो बेस कर रहा है पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर। और हम प्रोफेसर डल्टन की ही डेफिनेशन से शुरू करेंगे और फिर हम आगे जो है वो पब्लिक रेवेन्यू को कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डल्टन, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद द अदर। जिस तरह कि हमने ये डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के जो है वो को देखती है और हम अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर एक दूसरे को देखते हुए एडजस्ट करते रहते हैं। मतलब आपकी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो आपने उसको फुलफिल करने के लिए लोन ले लिया। तो इस तरह हम जो है वो दोनों चीज़ों को, इनकम और एक्सपेंडिचर को, एक वक्त के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। प्रोफेसर डल्टन के मुताबिक पब्लिक फाइनेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंक्लूड करता है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट के ऊपर और उनके इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, मतलब उनके इकॉनमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनको भी वो पब्लिक फाइनेंस की फील्ड में कंसिडर्ड करते हैं। पब्लिक फाइनेंस की जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो बजट के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इन इंडिया। अब बेसिकली आप जिस मर्जी मुल्क को उठा के देख लें, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू जो हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, क्योंकि हम ये जो हमारा बुक है या हमारे नोट्स हैं ये बेसिकली एक इंडिया की यूनिवर्सिटी के कोर्स को फॉलो किया जा रहा है, तो इस वजह से इधर इंडिया का लफ्ज़ लिखा गया है। वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सोर्सेज जो हैं ऑफ पब्लिक रेवेन्यू वो सेम होते हैं जी। अच्छा जी, पब्लिक रेवेन्यू इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कि पब्लिक रेवेन्यू जो है पब्लिक फाइनेंस का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर जो है वो आप सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम को देखते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम कितने सोर्सेज से इकट्ठी होती है और किस तरह इकट्ठी होती है। डल्टन इन हिज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डल्टन ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर मेंशन किया टू काइंड ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज। अच्छा, उसके मुताबिक पब्लिक रेवेन्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के अंदर क्या है जी? टैक्स है। और क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं जी? गुड एंड सर्विसेज ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, रेवेन्यू फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं सच एज फीस एंड फाइन्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। On the other hand, public receipt include all the income of the government received from the formal sources. अच्छा, अब इसके अंदर ना तकरीबन सारी चीज़ें आ गई, टैक्सेस आ गई जी। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनकी ट्रेडिंग से जो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, जिस तरह रेलवे हो गई, जिस तरह मेपको हो गई, जिस तरह पीएसओ हो गई, जिस तरह आपकी जो है वो टेलीफोन हो गई, जिस तरह आपकी पाकिस्तान स्टील मिल होगी, अगर इनसे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वो भी पब्लिक रेवेन्यू के अंदर आएगा जी। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ से मैं यहाँ पे ये कहा गया कि मतलब आपको फीस पे करनी पड़ती है, चलान पे करना पड़ता है, फाइन्स पे करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें जी। अच्छा, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हैज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जो कि हमने ऊपर भी बताया, डल्टन साहब ने जो है वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक टैक्स रेवेन्यू का नाम दे दिया गया, दूसरा नॉन टैक्सेस का रेवेन्यू का काम कर दे दिया गया जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स रेवेन्यू आर द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है वो हमारे पास टैक्स है।
Taxes are compulsory payment to government without expecting direct benefit or return by the taxpayer. अच्छा जी, अब टैक्स क्या कहता है कि ये कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि आपने गवर्नमेंट को हर हालत में पे करनी होती है जी। और टैक्स पेयर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि अगर मैं 100 रुपया गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो 100 का 100 रुपया वापसी गवर्नमेंट मेरे ऊपर लगाएगी। टैक्सेस जितने भी कलेक्ट होते हैं और उनका मकसद गवर्नमेंट का ये होता है कि हम इसको इस तरह स्पेंड करें कि आपकी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो बनिस्बत एक इंडिविजुअल के। ठीक है जी, टैक्सेस के अंदर ये बात हमेशा आती है कि आपकी बेनिफिट फॉर द ऑल, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन। अच्छा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्यूड प्रो क्यू प्रिंसिपल। बेसिकली क्यूड प्रो क्यू प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि आपको अगर कोई चीज़ देते हैं तो उसके इवज आपको बेनिफिट मिलता है, तो आपकी टैक्सेशन इस चीज़ के ऊपर बेस नहीं करता। फिर वो कहते हैं जी टैक्सेशन को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टैक्स के अंदर और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो जिसके ऊपर इम्पोज होते हैं वही पे करते हैं जी। ठीक है जी, और इसका जो है इम्पैक्ट और इंसिडेंट ऑफ टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन बिकॉज द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर। मतलब अगर मेरे डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर लगे उसी ने पे करना है जी। जिस तरह सबसे पहले यहाँ पे बात की हुई है या डायरेक्ट टैक्स की टाइप के अंदर बात की हुई है पर्सनल इनकम टैक्स। अब पर्सनल इनकम टैक्स क्या है कि जी आप अगर कहीं से अर्न कर रहे हैं, कोई आपकी सैलरी आ रही है, उस सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपका पर्सनल इनकम टैक्स होगा जो कि एक डायरेक्ट टैक्स की टाइप है। अब फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो मुझे पे करना है, उसका जो बर्डन आएगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेरे ऊपर पड़ेगा, किसी और के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। मैं किसी को ये नहीं कह सकता भाई सैलरी मेरी है, टैक्स मेरी जगह पे ये दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसी वजह से इसको डायरेक्ट टैक्स कहा गया है जी। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ टैक्स लाइव्ड ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय रजिस्टर्ड कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी रजिस्टर्ड कंपनी का शेयर वगैरह लिया हुआ है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला या डिविडेंड मिला, उस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स देंगे वो आपको कॉर्पोरेट टैक्स का नाम दिया जाएगा जी। कैपिटल ग्रांट टैक्स is a tax imposed on the net profit earned through capital investment in stock, real market, real estate, gold and jewelry. For example, कैपिटल ग्रांट टैक्स उस टाइम आपके ऊपर लगेगा जबकि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होगी जी। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है जी, आपने कोई लैंड ले ली, आपने गोल्ड एंड ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया जी, आपने ज़मीन ली जी ₹1,00,000 मरला के हिसाब से, वो बिकी, आपने आगे बेची वो ₹2,00,000 मरला के हिसाब से। अब जो आपको इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है ना, इस प्रॉफिट के ऊपर जो आप टैक्स देंगे वो कैपिटल गेन टैक्स होगा जी। अच्छा, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स is lied upon the property owned by the individual. The property includes land, building, shares, bond, fixed deposit, golds and jewelries. मतलब बेसिकली ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। जिस तरह के आप लोग देखे हो जी, आप लोगों ने मकान बनाया हुआ है, उस मकान के ऊपर जो आप टैक्स दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं जी। फिर उसके बाद जो है वो अगर आपके पास कोई शॉप है तो शॉप के ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं वो भी प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है जी। और अदर टैक्सेस, दीज टैक्सेस इंक्लूड द टैक्सेस लाइक गिफ्ट्स टैक्स एंड एस्टिमेट ड्यूटीज वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हमने जितने भी टैक्स पढ़े इसके अंदर कहीं पे ये नहीं आया कि एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर टैक्स। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर या उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी। अब ये अदर टैक्सेस के अंदर इन्होंने गिफ्ट टैक्स लिख दिया, स्टेट ड्यूटी लिख दिया। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ एरियाज़ के अंदर वाटर टैक्स भी है, सीवरेज टैक्स भी है, तो ये सारे के सारे किस चीज़ के अंदर आते हैं, ये अदर टैक्सेस के अंदर आते हैं जी। अच्छा जी, अब हम टैक्सेशन की दूसरी टाइप पढ़ेंगे जी, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता क्या है कि ये लगते किसी और के ऊपर हैं और इसका बर्डन कोई और बियर करता होता है जी। इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है सेल टैक्स।
अब सेल टैक्स में होता क्या है कि सेल टैक्स बेसिकली लगता किसके ऊपर है, फैक्ट्री वाले के ऊपर जिसने चीज़ें प्रोड्यूस की और जिसने मार्केट में बेची। लेकिन इसका बर्डन किसने शेयर किया, इसका बर्डन उस शख्स ने शेयर किया जिसको जो इसका अल्टीमेट यूज़र था या एंड यूज़र था, वो इसका टैक्स पे करेगा जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका कहते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट पीपल्स। बिल्कुल सही बात है जी। डिफरेंट पीपल्स क्यों हैं? डिफरेंट पीपल्स इस वजह से है कि ये लगता किसी और के ऊपर है और पे कोई और करता है जी। इन द केस ऑफ डेट टैक्स, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। वही बात आ गई कि जी टैक्स बर्डन शिफ्ट हो गया जी। देयर आर मिडल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर। द इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस आर एज फॉलो। जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस हैं जी वो एज फॉलो हैं जी। एक्साइज ड्यूटी। अच्छा जी, एक्साइज ड्यूटी द टैक्स इम्पोर्ट ऑन द मैन्युफैक्चरर एज पर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड, बट द अल्टीमेट बर्डन विल फॉल ऑन द फाइनल कंज्यूमर्स। अच्छा देखें जी, एक्साइज ड्यूटी क्या है कि जी जिसने गुड प्रोड्यूस्ड की उसकी कीमत के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो इसका फाइनल यूज़र होगा, जो मतलब उन चीज़ों का फाइनल यूज़र होगा, वो ये टैक्स पे करेगा जी। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बेसिकली इम्पोज होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते वक्त। अच्छा, अब ये लगती किसके ऊपर है? ये लगती उसके ऊपर है जिसने चीज़ें बनाई हों। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड इम्पोर्टेड वाइल स्पेसिफिक ड्यूटीज इम्पोज एज पर द नंबर ऑफ यूनिट इम्पोर्टेड। कि मतलब लगती किस चीज़ से, जिसने ये चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली ये कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगती है। लेकिन पे कौन करता है? कि जो ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है जी। वैल्यू एडिड टैक्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो है आपकी हर यूनिट के तहत आप जब आप न्यू यूनिट बनाते हैं उससे उस चीज़ के अंदर जो है उसकी वैल्यू के अंदर जैसे जैसे एडिशन होती रहती है ये उसके ऊपर टैक्स लगता रहता है। अच्छा, अब ये सेल टैक्स है इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ने इसको इम्पोज करती है और इसको पे कौन करता है जी? अल्टीमेट द फाइनल यूज़र। बात आती है फिर सेल टैक्स की। रेवेन्यू गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन द सेल और परचेज टेक प्लेस विद इन द स्टेट। द सेल टैक्स ऑन द इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। Service tax. Service tax is imposed on services good. The impact is on the services provider and the incidence of tax falls on the customer. Service tax is the fastest growing tax in India और in Pakistan. अच्छा जी, अब सर्विस टैक्स है क्या जी? सर्विस टैक्स ऐसा ये है कि जी आप कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर जी कोई टैक्स लग गया जी, तो वो सर्विस टैक्स है जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, जितनी बिजली आपने जितने यूनिट्स की इस्तेमाल की उनका तो आप बिल देते हैं, साथ आप गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स भी देते हैं कि जो आपने ये गवर्नमेंट की सर्विस यूज़ की है उसका हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं जी। तो वो उसकी वजह से आपका बिल भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बिजली के बिल को पढ़ें तो आपको जो है उसके अंदर ये टैक्सेस की मद आपको नज़र आएगी जी और आपको ये सर्विस टैक्स समझ आ जाएगा जी। Octroi. Octroi is a tax levied on transfer of goods from one state from one region to another. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप अगर गंदम को जो है एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा जी। नॉन टैक्स रेवेन्यू जी, हमारे पास अब कैटेगरी बी है जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। दीज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लासिफाइड एट एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यूज एंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं ग्रांट्स की। ग्रांट्स आर मेयर्ड बाय हायर पब्लिक अथॉरिटी टू अ लोअर वन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सेंट्रल टू द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द स्टेट टू द लोकल गवर्नमेंट. Grants are given so that a public authority is able to perform certain activities at local level. There is no repayment obligation in case of grants. अच्छा जी, अब ग्रांट्स क्या होती है? बेसिकली ग्रांट्स आपके पास वो फंड होता है जो आपको फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को देती है जी, और या प्रोविजनल गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट को देती है कि आप इसको जो है वो कि लोकल लेवल के ऊपर जो आपने जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए आपको, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप जो है वो कोरोना जो है
कोरोना के अंदर जो है वो आप गवर्नमेंट आपकी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट वो कह रही है कि जी हमें ग्रांट्स दें, हमें रिलीफ दें, हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करें। अब वो जो ग्रांट्स और रिलीफ है वो उसके अंदर जो जो भी पैसा जो है वो आएगा वो गवर्नमेंट की वो है रेवेन्यू है जी। उसके बाद गिफ्ट्स एंड डोनेशन आर वॉलंटरी मेड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन गवर्नमेंट्स टू द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड सच अ गिफ्ट आर यूजुअली मेड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक वॉर और फ्लड। जिस तरह आजकल जो है वो पीएम का कोरोना रिलीफ फंड है जी, जिस तरह डैम फंड था जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट कहती है कि जी पैसे जमा करवा दें, जो साहिब इस्तात लोग होते हैं वो साहिब इस्तात लोग अपनी मर्जी से जो है वो फंड्स के अंदर पैसे जमा करवा देते हैं, उनको वो भी गवर्नमेंट की इनकम है, इसको आप गिफ्ट के का नाम दे देते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह बीजीयू ने आई थिंक सो 60,00,000 जो है वो 60 लाख रुपीज़ जो है वो पीएम रिलीफ फंड के अंदर जमा करवाए, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने 70 लाख और आई थिंक सो 80 लाख रुपीज़ पीएम रिलीफ फंड के अंदर जमा करवाए। अब ये क्या हैं, ये गिफ्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट की इनकम है जी। फीस, अच्छा जी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना फीस होती है कुछ, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है जी, वो आप गवर्नमेंट को पे करना होता है जी, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है जी। फॉर एग्जांपल जी, आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। वो फीस क्या है जी, वो गवर्नमेंट की इनकम है जी। आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, पासपोर्ट के लिए आपको जो है वो एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो फीस क्या है जी, गवर्नमेंट की इनकम है जी। आपने जो है अपना एनटीएन नंबर लेना है, एफपीआर के पास जाके आप गवर्नमेंट को फीस पे करेंगे, वो फीस क्या है जी, गवर्नमेंट की इनकम है जी। फाइन्स एंड पेनल्टीज जी, फाइन एंड पेनल्टीज के अंदर ये कहता है कि जितनी भी फाइन एंड पेनल्टीज हैं वो गवर्नमेंट की इनकम है जी। अब फाइन एंड पेनल्टी हैं क्या, आपने चौक के ऊपर इशारा तोड़ दिया, आपका जुर्माना हो गया जी, चलान हो गया जी, वो क्या है जी, वो गवर्नमेंट की इनकम है जी। रोड के ऊपर चलान हो गया, मोटरवे के ऊपर चलान हो गया, ये क्या है जी, ये सारी की सारी जो हैं पेनल्टीज या फाइन्स जो हैं ये आपका गवर्नमेंट का इनकम है जी। स्पेशल असेसमेंट जी, स्पेशल असेसमेंट जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पेशल चार्ज लाइव्ड ऑन सर्टेन मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट एक्टिविटीज और पब्लिक प्रोजेक्ट्स, for example due to public power in a local locality or due to the construction of road, people in the locality may experience an appreciation in the value of their land property or land। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि स्पेशल असेसमेंट आ जाती है जी। स्पेशल असेसमेंट के अंदर बेसिकली वो ये कहता है कि अच्छा, स्पेशल असेसमेंट के अंदर बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अब आपने जिस तरह बीजेडयू के अंदर बीजेडयू कह रहा हूँ, जिस तरह मुल्तान की एग्जांपल लेते हैं, मुल्तान की एग्जांपल के अंदर ये बोसन रोड बनने से पहले लोगों की प्रॉपर्टी की वो वैल्यू नहीं थी, लेकिन बोसन रोड बनने के बाद लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, अब किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की वजह से अगर लोकल लोगों की जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है ना कोई वैल्यू एडेड टैक्स लगा देती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि जो है जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर पब्लिक पार्क बनाती है, पब्लिक पार्क बनाने के बाद उसके ऊपर टिकट लगा देती है, वो टिकट किस वजह से लगाती है कि यार आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो उसका गवर्नमेंट को इन रिटर्न बेनिफिट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो बात करता है सरप्लस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। अच्छा, अब पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, अगर उनको सरप्लस होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी वो कमर्शियल रेवेन्यू के अंदर आ जाएगी जी, और वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा जी, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात कर सकते हैं जी, मैपको की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर सकते हैं, पीआईए की बात कर सकते हैं जी, पाकिस्तान रेडियो की बात कर सकते हैं, पीटीवी की बात कर सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनसे जितना भी रेवन्यूज़ हो रहा होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, मतलब उनके अखराजात कम हैं और उनकी इनकम ज़्यादा है, जो उनसे इजाफी इनकम आ रही है
वो क्या है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जी। फिर आता है जी बोरविंग। बेसिकली बोरविंग गवर्नमेंट तब शुरू करती है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों और गवर्नमेंट की इनकम कम हो। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो है वो दूसरे मुल्कों से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है जी, अपने स्टेट बैंक से कर्जा लेती है जी। तो वो जो कर्जा लेती है बेसिकली वो भी गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जी, जिसको आप बोरविंग के नाम से याद करते हैं। और गवर्नमेंट उसको रीपे करती है, और जब तक गवर्नमेंट उसको रीपे नहीं करती तो उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देती रहती है जी। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है टैक्स का, कैनन ऑफ टैक्स का, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। अच्छा जी, कहते हैं कि जी कोई भी टैक्सेशन सिस्टम जो है बेसिकली वो बेहतरीन या अच्छा कब होगा, जब वो बेहतरीन या अप्रोप्रिएट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर बना होगा। और वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या हैं? इक्वालिटी एंड सर्टेनिटी, ठीक है जी। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन ऑफन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर एंड अ बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक। Therefore, usually economics select some important objective and work out the corresponding principles on which the taxation should be based. The such principles were developed by Adam Smith. Basically, ये सबसे पहले प्रिंसिपल एडम स्मिथ ने बनाए थे। They are known as canon of taxation, जो कि आज भी canon of taxation के नाम से जाने जाते हैं। These canons are still regarded as the characteristics of good tax system. जो टैक्स सिस्टम इन कैनन्स के ऊपर बेस किया जाता है करता है उसको आप गुड टैक्स सिस्टम कहते हैं जी। टैक्सेस, जिस तरह के हम अभी पढ़ के आए जी, पी टेलर कहते हैं कि जी टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट रिटर्न ऑन बेनिफिट टू द टैक्स पेयर जी। करेक्टरिस्टिक ऑफ द टैक्स क्या है जी? करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टैक्स ये है कि जी टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो कि हर सिटीजन ने देनी है जी स्टेट को। फिर जो है जो दूसरा करेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स है जी, दैट टैक्स imposed on the personal obligation. It means that it is the duty of taxpayer to pay it and he should in no case think to avoid it. मतलब ये जिसके ऊपर लगेगा उसने उसको लाजमी पे करना है, वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकता किसी और का नाम लेके। The third characteristic is that the contribution received from the taxpayer may not be incurred for their benefit alone but the general and common benefit. कि आपने टैक्सेस के अंदर जितनी भी कंट्रीब्यूशन किया है वो सारी की सारी आपके ऊपर वापसी नहीं लगेगी, वो सब के ऊपर ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर को बेनिफिट, ऐसा प्रोजेक्ट जो ओवरऑल पॉपुलेशन को बेनिफिट दे उनके ऊपर वो यूज होगा, ना कि आपके ऊपर जी। अच्छा जी, अब कैनन ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला कैनन है कैनन ऑफ इक्विटी। अगर प्रोफेसर एडम स्मिथ की बात करें, the subject of every state ought to contribute toward the support of the government as nearly as possible in proportion to their respective abilities, that is in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state. अच्छा जी, बेसिकली इसके अंदर प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी स्टेट के लोग हैं उनकी ड्यूटी क्या है कि वो स्टेट को जो है वो पैसा दें। क्यों दें? क्योंकि वो स्टेट की प्रोटेक्शन के अंदर रह के, स्टेट की प्रोटेक्शन के अंदर रह के जो वो अपने आज़ादाना प्रॉफिट कमा रहे हैं या आज़ादाना इनकम कमा रहे हैं, उनका भी हक है कि वो इन रिटर्न जो प्रोटेक्शन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट स्टेट को पैसे दें जी। अच्छा, अब एडम स्मिथ जो है वो बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो है बहुत बड़ा फॉलोअर था जी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है क्या? जिस तरह कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये है कि अमीर की इनकम ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, गरीब की इनकम कम है तो गरीब के ऊपर कम टैक्स लगाया जाए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, the tax with an individual has to pay should be certain, not arbitrary. मतलब यानी कि जो आपने टैक्स पे करना है वो आपको पता हो कि यार आपने कितना टैक्स पे करना है, किस टाइम करना है, ठीक है जी, और किस फॉर्म के अंदर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को।
मतलब इन इसका कहने का मतलब यह है कि टैक्स पेयर के पास हर तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कि सर्टेन्ड हो, ये ना हो कि 10 दिन बाद तब्दील हो जाए, 20 दिन बाद तब्दील हो जाए जी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस के मुताबिक हर लोगों के ऊपर टैक्स इस मद में इस तरह लगाया जाए कि वो इजीली उसको पे ऑफ कर सकें, और उनको इतना टाइम देना चाहिए कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो टैक्स पे कर सकें जी। Hence, the government should see it that the taxpayer suffers no inconvenience on the account of payment of tax। कि मतलब गवर्नमेंट को ऐसे भी इकदाम करने चाहिए कि यार आप तो एक बंदे को फ्री और रिलैक्स टाइम दें कि इस टाइम से पीरियड से पहले पहले आप टैक्स जमा करवा दें। ये ना हो कि जी आप एक दिन पहले जो है एक दिन का टाइम दे के कहेंगे जी कल आप टैक्स जमा करवा दें, कल लास्ट डेट है, नहीं जमा करवाया तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज हो जाएगा। ऐसा ना हो, आप उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड का पता होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड को उसने टैक्स जमा करवाना है और इतना जो है वो टैक्स जमा करवाना है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल है कैनन ऑफ इकोनॉमी। इस प्रिंसिपल के मुताबिक टैक्स शुड बी एज टू ब्रिंग द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। In other words, the cost of tax collection should be minimum. If the major portion of the tax proceeds is spent on the collection of the tax itself, then such a tax cannot be considered as a good tax। अच्छा, अब कैनन ऑफ इकोनॉमी के अंदर बेसिकली वो ये बात करना चाह रहा है कि आपकी टैक्स कलेक्शन करने की जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो जितनी मिनिमाइज हो सके वो उतनी बेहतर है। ठीक है, जितनी कम से कम होगी टैक्स कलेक्शन करने की कॉस्ट, उतना बेनिफिट गवर्नमेंट को ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट की उतनी इनकम ज़्यादा होगी। अगर आपका मेजर पोर्शन जो है टैक्स जितना आपने कलेक्ट किया उसका मेजर पोर्शन इस चीज़ में लग गया कि यार हमने टैक्स कलेक्शन करने के अंदर ही इतने ज़्यादा मेजर पोर्शन ज़ाया कर दिया, तो उस टैक्सेशन सिस्टम को हम बेहतर नहीं कंसिडर करेंगे जी। फिर उसके बाद हमारे पास पांचवा कैनन है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी जी। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ये कहता है कि गवर्नमेंट शुड बी टैक्सेशन सिस्टम शुड बी इलास्टिक। जिस तरह कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर इलास्टिसिटी का पढ़ा होगा, या आपको इलास्टिक का एक कंसेप्ट होगा कि जितना उसको खींचो वो खींच जाता है, मतलब यानी कि आपका टैक्सेशन सिस्टम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है और कोई क्राइसिस आ जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स को रेट बढ़ा कर अवाम से ज़्यादा पैसा ले ले। ठीक है जी। और अगर गवर्नमेंट के पास जो है वो मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट उन टैक्सेस के रेट को रिड्यूस करके जो है वो अपना टैक्स इनकम भी रिड्यूस कर सके। ये दोनों केसेस में है जी, इंक्रीज करना चाहे तो इंक्रीज करते, डिक्रीज करना चाहे तो डिक्रीज करते जी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी जी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर कहते हैं कि जी बेसिकली गवर्नमेंट के पास जो है वो the tax should be of such a nature as to yield sufficient income to the government. If the tax yield poor income, it cannot be considered as the productive tax। अच्छा जी, बेसिकली वो कहता है कि टैक्स इतना होना चाहिए कि टैक्स इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के लिए सफिशेंट होनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट के लिए सफिशेंट नहीं है तो वो आपका जो है वो प्रोडक्टिव टैक्स नहीं है। इस कैनन के अंदर बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि फ्यू प्रोडक्टिव टैक्सेस होने चाहिए रादर देन to impose a large number of unproductive tax on the people। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है बेसिकली कि आपके पास फ्यू टैक्स होने चाहिए जी, मतलब कुछ जिनके मद से आप आवाम से पैसा लें और वो पैसा इतना ज़्यादा हो कि गवर्नमेंट की नीड को फुलफिल कर जाए जी। फॉर एग्जांपल आज आप पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं, हम कहते हैं जी डायरेक्ट टैक्स के अंदर सैलरी टैक्स, सैलरी के ऊपर टैक्स लगता है। अब ये एक हेड है, लेकिन इससे जितना टैक्स कलेक्ट होता है आप लोगों की सोच है। कभी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाके देखें कि आपको टैक्स थ्रू सैलरी कितना मिला है जी, फिर टैक्स थ्रू प्रॉपर्टी। अब ये एक हेड है, इस हेड के अंदर जो है वो कितना टैक्स आ रहा है, बेनिफिशियल है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि आपके पास फ्यू सोर्सेज होने चाहिए जिनके थ्रू आप टैक्स लगाएं।
लेकिन इतने मतलब ज़्यादा ना हो, कम हो, लेकिन इफेक्टिव हो। कैनन ऑफ वैरायटी, कैनन ऑफ वैरायटी के अंदर ये कहता है कि आप सिर्फ एक ही तरीके से आवाम से पैसा ना लें, बल्कि आपके पास डिफरेंट वैरायटीज़ होनी चाहिए। अब ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट ना थोड़ा सा आपस में कन्फ्लिक्टिंग है जी, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में हमने कहा कि जी हमें पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं होने चाहिए, फ्यू होने चाहिए। नीचे में हम कह रहे हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ सोर्सेज होने चाहिए जी। अब वैरायटी ऑफ सोर्सेज के अंदर कहता है कि जी जितने ज़्यादा वैरायटी होंगी उतना हमारे पास कमोडिटी होगी, उतना हमारे पास टैक्स ज़्यादा आएगा। लेकिन वो साथ ये भी कह देता है कि अगर जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी उतनी आवाम के लिए नुकसानदेह होगी, आवाम के लिए डिफ़िकल्ट होगा और आवाम टैक्स से बचने की कोशिश करेगी जी। फिर उसके बाद कहता है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन एवरी टैक्स शुड बी सिंपल दैट टैक्स पेयर कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। कि मतलब आपने जो भी टैक्स लगा रहे हैं उसकी जितनी भी शरएँ हैं उसके रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि टैक्स पेयर को समझ आ जाए और टैक्स पेयर्स को किसी की प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेनी पड़े उसको, कि वो अपने जो है वो गोशवारे को फाइल करवाने के लिए उसको किसी अदर अथॉरिटी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आप जैसे ही टैक्सेशन सिस्टम आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके अंदर चांसेस ऑफ करप्शन उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे जी। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कहता है बट दिस इम्प्लॉइज इज दैट टैक्स शुड बी बेस्ड अपॉन द सर्टेन वेल डिफाइंड प्रिंसिपल so that it may no justification from the side of the government. In other words, the taxpayer should have no doubt about their desirability. From the point of view, old taxes are considered to be better than new taxes because the people have already got to the old taxes. अच्छा, वो ये कहता है कि जी कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे टैक्स बनाए या ऐसे टैक्स इम्पोज करे जो कि अवाम के नो हो के अंदर हो और अवाम को पता हो कि वो उसके अंदर लाए करते हैं या नहीं करते हैं, उन्होंने ये टैक्स देना है या उन्होंने ये टैक्स नहीं देना। अच्छा, अगर आप देखते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्सेस को, तो वो कहते हैं कि जी ओल्ड टैक्सेस जो हैं वो बेटर होते हैं क्योंकि लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में नो हाउ रखते हैं, उनके बारे में नॉलेज रखते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे डायरेक्ट टैक्स के, और फिर हम मेरिट एंड डीमेरिट्स देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।